Welcome back to our nursing educational series. Today we are diving into an essential topic arthropoiesis. यहाँ पे हम arthropoiesis के बारे में सुनेंगे, जानेंगे और उसके बाद में उनके फंक्शन के आरबीसी के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, आरबीसी की लाइफ साइकिल। तो ये एक इस तरीके की नर्सिंग एजुकेशनल सीरीज में मतलब बना रहा हूँ फिजियोलॉजी के ऊपर, जिसमें मैं टॉपिक टू टॉपिक कवर करता रहूँगा। और ये नर्सिंग जीएनएम और एएनएम के लिए है, स्पेशली इसको बी फार्मा वाले भी पढ़ सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी इस तरीके का ओवरलैप मिल जाता है। इस वाले सिनेरियो में आपको ओवरलैपिंग देखने मिल जाएगी। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि अर्थोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग आरबीसी cells from hematopoietic stem cells in the bone marrow। अर्थोपोइसिस का मतलब होता है कि आरबीसी का बनना, आरबीसी का बनना हिमोटिक सेल से। बोन मेरो में हिमेटोपोइटिक सेल्स होती हैं, स्टीम सेल्स होती हैं जो आरबीसी को बनाती हैं। तो उसी प्रोसेस को इन्होंने अर्थोपोइसिस बोला गया है। अब ये बनती कहाँ से है? एक स्पेशल टाइप की सेल होती है हिमेटोपोइटिक स्टीम सेल्स, जो कि बोन मेरो में होती है। बोन मेरो में ये आरबीसी का फॉर्मेशन करती है। आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मेरो में होगा। ठीक है। अब इसके बाद में आरबीसी का जो काम होता है वो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना। किसको वो ट्रांसपोर्ट करती है? ऑक्सीजन को, और करती है CO2 को। आरबीसी ब्लड में होती है। ब्लड में आरबीसी जब सर्कुलेट करती है पूरी बॉडी में, तो वो लंग्स के पास में जाएगी। लंग्स के बाद में वो टिश्यू के पास में जाएगी, लंग्स के पास में जाएगी, फिर वो टिश्यू के पास में जाएगी, और फिर वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेगी? यहाँ पे ये ऑक्सीजन को पहुंचा रही होगी। ठीक है, ऑक्सीजन को ये पहुंचा रही होगी। जब ये वापस आएगी पूरी बॉडी से होते हुए, तो वो CO2 को वापस लेके आ जाएगी लंग्स के पास में, और लंग्स उसको एक्सहेल आउट कर देगा, बाहर निकाल देगा। उसको क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। ठीक है, एक्सहेलेशन के लिए चला जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि उसकी जो स्टेजेस होती हैं, अर्थोपोइसिस की स्टेजेस जो होती हैं। अर्थोपोइसिस मतलब आरबीसी का बनना। और बन कहाँ पे रही थी? बोन मेरो में। बोन मेरो में भी कहाँ पे? जहाँ पे हीमोपोइटिक सेल थी, हीमोपोइटिक स्टीम सेल्स थी, तो वहाँ पे ये वाली हीमोपोइटिक स्टीम सेल्स। हीमोपोइटिक स्टीम सेल्स जो होती हैं वो सिर्फ आरबीसी को ही बनाती हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे पहली स्टेज आपकी हीमोपोइटिक स्टीम सेल्स आ जाएगी, दूसरी आपकी प्रो इरेथ्रोब्लास्ट आ जाएगी, थर्ड वाली स्टेज जो आएगी बेसोफिल्स एथ्रोब्लास्ट आ जाएगी, फोर्थ वाली आपकी पॉलीक्रोमेटिक, और फिफ्थ वाली आपकी ऑर्थोक्रोमेटिक रेटिकुलोसाइट्स एंड मैच्योर आरबीसी। ये एक तरीका होता है कि स्टीम सेल से आरबीसी का फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं कि आर्थोपोइसिस एक तो मल्टी प्रोसेस होता है आपका, मल्टी प्रोसेस होता है। यहाँ पे बहुत सारी और भी जो चीजें और रिएक्शन चलती रहती है। अब सबसे पहले प्रो इथ्रोब्लास्ट से यहाँ पे, फिर इस वाली से इससे, फिर इस वाली से ये, और फिर फाइनली रेटिकुलोसाइट्स, और फिर उसके बाद में मैच्योर हो जाती है वो। जो अब इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखते हैं कि ये कैसे रेगुलेट होती हैं। तो यहाँ पे एरिथ्रोपोइटिन होता है जिसकी वजह से ये रेगुलेट होती है। उसके बाद में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसके बाद में बोन मेरो एक्टिविटी होती है, तो यहाँ से वो रेगुलेट होती है। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी बहुत टाइट रेगुलेटेड होती है, बहुत टाइटली रेगुलेटेड होती है। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि एक एरिथ्रोपोइटिन, ये एक हार्मोन का नाम है, ये एक हार्मोन्स होते हैं। अब जिसको हम ईपीओ के नाम से बोलते हैं, ईपीओ मतलब किडनी के पास मिलेगा ये आपको। ठीक है, तो ये आपको किडनी के पास मिलेगा। जब ऑक्सीजन का लेवल, सपोज कि ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप हो जाता है, तो किडनी क्या करती है कि आपका एरिथ्रोपोइटिन
किडनी ईपीओ को रिलीज करती है। रिलीज करने के बाद में सिग्नलिंग टू बोन मैरो टू रैंप अप आरबीसी प्रोडक्शन। इसके बाद में ये बोन मैरो को बोलती है कि आप आरबीसी का फॉर्मेशन करने लग जाओ। तो ऑक्सीजन का लेवल जैसे ही नीचे जाएगा तो ईपीओ एक्टिवेट होगा। ईपीओ जो होगा वो जो बोलता है आरबीसी के प्रोडक्शन को इन्हांस करता है। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पे देखने मिलती है। फिर से लिख देता हूँ, ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ, उसने क्या एक्टिवेट किया, ईपीओ। ईपीओ कहाँ पे था, किडनी में था, और फिर उसने क्या किया, बोन मैरो को सिग्नल दिए, किसके लिए, कि आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ा दो, कि आरबीसी का फॉर्मेशन कर दो। ठीक है, अब ये सबसे पहले जो बोन मैरो मिलती है, रेड बोन मैरो, मतलब बोन मैरो को हम रेड बोन मैरो के बारे में हम ज़्यादा स्पेशली बात कर रहे हैं, रेड वाली। तो रेड वाली ये कहाँ पे ज़्यादा दिखती है, ये आपको फ्लैट बोन में आपको ज़्यादा दिखती है, फ्लैट बोन में। और आपको कहाँ पे मिल रही है, ये लॉन्ग बोन में, जहाँ पे भी बॉडी की लॉन्ग बोन होंगी वहाँ पे ये आपको देखने मिलती है। तो वहाँ पे ही आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, तो इसका काम मैंने आपको बता दिया कि O2 का ट्रांसपोर्ट था, इसको मैं अभी बता रहा हूँ कैसे करता है। CO2 का ट्रांसपोर्ट भी ये करता है, एसिड बेस बैलेंस, और एक काम होता है इम्यून रेस्पॉन्स का। इम्यून रेस्पॉन्स का मतलब होता है, वो तो WBC होते हैं जो इसके इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं, वो वाली नहीं, बस इम्यून रेस्पॉन्स का, लाइक कि मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले ये प्राइमरली O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट करती है। प्राइमरली तो ये पहले ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है। पहले ये ऑक्सीजन को कहाँ तक लेके जाती है, लंग्स से लेके, पहले ये जाएगी लंग्स से लेके आपका टिश्यू तक जाएगी। ठीक है, और टिश्यू से पूरी बॉडी में जाएगी। फिर वैसे ही ये ट्रांसपोर्ट करती है वापस से उसी करके, फिर ये होल बॉडी से आपकी ट्रांसपोर्ट होगी कहाँ पे, टिश्यू में, और टिश्यू से जाएगी आपकी लंग्स में। ठीक है, यहाँ तो ये ऑक्सीजन को लेके गई थी, और वापस जब आ रही है यहाँ पे रिटर्न कर रही है, तो यहाँ पे ये CO2 को वापस लेके आएगी। ठीक है, CO2 को ये वापस लेके आएगी, और इसके साथ में ऑक्सीजन के साथ में क्या होता है, आपका हीमोग्लोबिन भी होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन को भी ये पहुंचा देती है, तो हीमोग्लोबिन का भी ट्रांसपोर्ट करती है। हीमोग्लोबिन का भी ये ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन को बाइंड करती है और आगे चलती रहती है, और ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन बाइंड होता है तो वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। वापस आके ये आपका वेस्ट प्रोडक्ट को भी बाहर निकालती है, वेस्ट प्रोडक्ट भी इसके साथ आ जाते हैं, तो ये बाहर उसको निकाल देती है, एक्सक्रीट कर देती है, चाहे तो वो फीसेस के थ्रू हो जाए या फिर हो जाए तो वो आपका यूरिन के थ्रू हो जाए। ठीक है, अब एसिड बेस बैलेंस में ये आपका कंप्लीट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड आपका ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम था जिसमें वो रिटर्न होकर लेके आ रही थी, वो भी कंप्लीट हो गया। एसिड बेस बैलेंस में भी ये काम करती है। एसिड बेस बैलेंस में ये कैसे काम करती है कि बफरिंग का काम करती है, ये बफर सिस्टम का काम करती है, बफरिंग, बफर सिस्टम ऐसा होता है कि ये अगर कोई पीएच में थोड़ा बहुत चेंज होना होता है तो ये बफर सिस्टम उसमें चेंज कर देता है। सपोज ना कि एसिड है आपके पास में, और एसिड में वैसे अगर एसिड ज़्यादा बन रहा है तो उसको थोड़ा बेस में कन्वर्ट कर देगा, और बेस ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा एसिड में कर देगा। मतलब वैसे तो बॉडी जो होती है न्यूट्रल पे ही रहती है, स्टेबल, लेकिन अगर थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ रहा है तो बफर सिस्टम का काम होता है
कि वो इतने चेंज को कर लेगा, छोटे से एक चेंज को, माइनर से एक चेंज को कर लेता है। उसके बाद में ये इम्यून सिस्टम में भी काम करती है। जैसे इन्फेक्शन हो गया किसी चीज में, तो जैसे आरबीसी का काम होता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट में फाइट करना, ऐसे ही डब्ल्यूबीसी का एक छोटा सा काम ये होता है कि वो आपको इन्फेक्शन में हेल्प करे, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करे, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करे। ठीक है, ये इसके काम हो गए। अब नेक्स्ट स्लाइड में जो हम देख रहे हैं वो उसकी देख रहे हैं आरबीसी की लाइफ साइकिल। तो आरबीसी की लाइफ साइकिल जो होती है वो होती है आपको 120 दिन। ठीक है, 120 दिन में ये इसकी लाइफ साइकिल है। इसके बाद में ये अपने आप को डिग्रेड कर लेती है, या बोले तो इसको बॉडी डिग्रेड कर देती है, खराब कर देती है, और इसको ये बाहर निकल जाती है। क्योंकि इसका जो काम होता है वो ऑक्सीजन को डिलीवर करने का होता है। ठीक है, और क्या करने का काम होता है, CO2 को वापस लेके आने का काम होता है रिटर्न में। तो ये कंटिन्यूसली अपना वर्क करती रहती है। अब कंटिन्यू इस काम को करते हुए, लगातार इस काम को करते हुए रेगुलरली, तो क्या होती है, ये आपका क्या होती है कि बहुत ज्यादा मतलब लेस फ्लेक्सिबल। पहले ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल थी, उसके बाद में ये थोड़ी सी लेस होने लगती है, लेस फ्लेक्सिबल होने लगती है। मतलब उस तरीके का ये ऑक्सीजन जो लेके जा रही होती है वो नहीं लेके जाती है, मेनली ये बोलने का मतलब है। अब जब ये लेस फ्लेक्सिबल हो जाएगी तो क्या होगा कि इस जो भी ब्लड वेसल्स होगी, ब्लड वेसल्स के अंदर ही तो जाएगी ये, तो वहां पे ये ट्रेवल नहीं कर पाएगी, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगी ये। उस ट्रांसपोर्ट जो होता है, उस ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगी तो ये किसी काम की नहीं, क्योंकि ये ऑक्सीजन को और CO2 को और इम्यून सिस्टम को, और एक आपका था मतलब एक चीज और थी उसमें जब हम देख रहे थे, तो उस काम में ये हेल्प कर रहा था। ठीक है, अर्थोपोइटिन वाला हमने कंसेप्ट पढ़ा था, तो उस काम में ही हेल्प करता। अब ये काम वो आरबीसी करने वाली है ही नहीं, कम काम कर रही है। तो एक स्पेशल सेल होती हैं बॉडी के अंदर, मैक्रोफेजेस, ये क्या करती हैं, इनको एंगल्फ कर लेती हैं, खा लेती हैं इनको, कर लेती हैं, खा लेती हैं इनको। ठीक है, और इनको बॉडी से रिमूव करा देती हैं। बॉडी से ये रिमूव हो जाती हैं। रिमूव हो जाने के बाद में ये बाहर निकल जाती हैं, और वो ही प्रोसेस वापस से चलने लगता है 120 दिन वाला। ठीक है, ये सब चीज आप देख लेना एक बार इसमें पढ़ के। आरबीसी रिसाइकिल कैसे होती है, हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होने लगता है। ठीक है, इसमें आरबीसी ब्रोकन डाउन हो जाती है, और जो कंपोनेंट होते हैं जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होता है, ये क्या होता है, हीम में और आपका ग्लोबिन में टूट जाता है। किस में टूट जाता है, ग्लोबिन में टूट जाता है। ये जब आरबीसी रिसाइकल होने का चांस आता है तो हीम पार्ट अलग हो जाता है और ग्लोबिन पार्ट अलग हो जाता है। ग्लोबिन जो होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, वो एक प्रोटीन के जैसा होता है, ये इसको प्रोटीन ही आप बोलो। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये अमाइनो एसिड में टूट जाएगा, ये अमाइनो एसिड बना लेता है, टूट जाएगा। अब अमाइनो एसिड तो रिसाइकल हो जाता है। अगर आप बात कर रहे हो आरबीसी की साइक्लिंग में, तो हीमोग्लोबिन जो उसमें होता है आरबीसी में, वो हीम और ग्लोबिन में टूट जाता है, और ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन होता है, और हमको पता है कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो ये बॉडी क्या कर लेती है, इसको रिसाइकल कर लेती है, रीयूज करने के लिए इसको प्रिपेयर कर लेती है। ठीक है, अब जो हीम होता है, ये वाला जो हीम होता है, ये क्या करेगा आपका, ये मॉलिक्यूल बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। बिलिरुबिन क्या होता है, येलो पिगमेंट होता है, येलो पिगमेंट होता है। येलो पिगमेंट जो होता है, इसको लीवर प्रोसेस करता है।